हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कक्षा 6 के गणित का इकाई 2 का पहला अभ्यास 2A का हल दिखाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करें। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। जो इकाई 2 है ये है पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। देखिए स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याओं में वही संख्याएं होंगी जिन्हें आप अभी तक पढ़ते चले आए हैं। तो जैसे हमारे पास अभी तक संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इत्यादि अनंत तक संख्या आपने अभी तक पढ़ा था। ठीक, इसके ये संख्याएं स्टूडेंट्स जो है, जो अभी तक संख्याओं को आपने पढ़ा, जिन संख्याओं को, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते थे इसे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे जान ले प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं इसे। क्योंकि प्राकृतिक चीजें वही होती हैं जो पहले से इस संसार में विद्यमान हो। आप जानते हैं कि प्राकृतिक चीज़ें जो पहले से ही बनी होती हैं, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। मतलब हुआ कि जब इंसान नहीं पढ़ते लिखते थे तब भी वे 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते थे। भले ही वो संख्या लिखने ना जानते हों, लेकिन वे किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को गिनने में इन्हीं मतलब वो 1 2 3 4 से शुरुआत करते ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब संख्या जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इंसान पढ़ना लिखना शुरू कर दिया तो फिर अब उन्हें लिखने की सुविधा के लिए हमें इस प्रकार के चिन्हों की ज़रूरत हुई। ठीक है, तो अब जैसे बड़ी बड़ी संख्या जब लिखना हुआ तो फिर जो है इसके बाद फिर इसमें एक संख्या की और खोज हो गई, शून्य की। ठीक है, तब अब इन्हीं संख्याओं स्टूडेंट जो है, अगर हम शून्य शामिल कर लेंगे किनमें, इन प्राकृतिक संख्याओं में, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य शामिल कर लेंगे तो यही जो संख्याओं का जो हमारा ये संग्रह होगा, जो हमारा ये भंडार होगा संख्याओं का, ये संख्याएं जो है हमें फिर हमारी पूर्ण संख्या कहलाने लग जाएंगी। ठीक है, तो अब ये संख्याओं को हम जो है पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है, इत्यादि अनंत तक की संख्याओं को जो है हम पूर्ण संख्याएं ही कहेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि जो संख्याएं आपने पढ़ी हैं, ठीक है, संख्याएं वही सब होंगी, बशर्ते ये कि आप संख्याओं के नाम को, संख्याओं के प्रकार को आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, बस। तो यही इसमें है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं का चैप्टर भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ एक चीज़ बताते हैं आपको यहाँ पे। जैसे तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स जो है, जैसे आगे कक्षाओं में, जब बहुत बड़ी कक्षाओं में आप 9th 10th इंटर में जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि इन्हीं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याओं के आधार पर कई चीज़ों को परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो उन परिभाषाओं को परिभाषित करने में भी हमें इन संख्याओं की ज़रूरत होती है, या इन संख्याओं को, इन प्रकार की संख्याओं को अगर हम समझते हैं, जानते हैं, तो हमें जो परिभाषा जो है आसानी से समझ आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ से परिभाषा लिखनी आसान हो जाती है। तो इसलिए जो है पूर्ण संख्याओं या प्राकृतिक संख्याओं की पहचान हमें होना जरूरी है। ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आती है हमारी फिर पूर्णांक संख्या। अब जो इसके बाद हमारा जो चैप्टर 3 आएगा, ठीक है, जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे, इकाई 3, तो उसमें हमें जो है पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, उनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसको कहते हैं इंटीजर्स इंग्लिश में। ठीक है, तो पूर्णांकों में क्या होता है, इन्हें होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, तो यहाँ देखिए जो पूर्णांक होते हैं
पूर्णांकों में क्या, पूर्णांक और पूर्ण क्या अंतर होता है? अब पूर्णांकों में 0 0 1 2 3 4 इसमें भी होती हैं पूर्णांकों में भी, लेकिन फिर अंतर क्या होता है इत्यादि। इसमें इसमें क्या शामिल हो जाते हैं? इसमें स्टूडेंट जो है हमारी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वे शामिल कर ली जाती हैं, तो हमें फिर जो संग्रह प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं में फिर इसका जो है जितनी पूर्णांक संख्या है इनको अगर हम माइनस ऋणात्मक संख्या में लेकर शामिल कर लेते हैं तो फिर हमें जो है एक पूर्णांकों का संग्रह प्राप्त हो जाता है। ठीक, -2 -3 -4 -5। तो स्टूडेंट्स ये जो है इत्यादि जो जितनी ऋणात्मक संख्याएं होंगी सब का शामिल कर लीजिए इसमें आप पूर्ण संख्याओं में, तो हम फिर पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, तो हमारे पास फिर पूर्णांकों का संग्रह जो होता है उसमें ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य शामिल हो जाता है, तो हमें फिर पूर्णांकों का संग्रह मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये है कुछ संख्याओं के प्रकार स्टूडेंट्स ये हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये है, अब हम जो है अभ्यास 2A का प्रश्न शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए सब पहला प्रश्न है, तो ये है सबसे पहला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अब देखिए स्टूडेंट जो है पूर्ण संख्या जो शुरू हो रही हैं हमारे कहाँ शुरू हो रही हैं? 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे जब चूँकि 0 के बाद 1 है, 2 है, 3, इसके बाद बड़ी संख्या मिलती जा रही है उधर, तो ये हमारे छोटी छोटी संख्या क्या हुई? 0 है। ठीक है, तो इस आंसर क्या होगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। संख्या बराबर 0 है। ठीक, ये है स्टूडेंट्स दूसरा प्रश्न का इकाई 2 का अभ्यास 2A का, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब देखिए संख्या हमारी जो है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसमें क्या करिए आप इसके हल के लिए इसमें आप जो है एक रेखा बना लीजिए, इससे है उसको बराबर भागों में बांट लीजिए। जैसे हमने जो है पहले रेखा खींच करके इसके बराबर भाग कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप जो है 0 से शुरू कर लीजिए, 0, उसके फिर दाहिनी तरफ में लिखते जाइए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये स्टूडेंट्स हमें जो है संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 5 6 7 तक संख्याएं मिल गई हैं। तो ये स्टूडेंट्स का आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स ये है तीसरा प्रश्न, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मतलब तीनों संख्याओं को हमें निकालना है। आप देखिए यहाँ पे अगर क्रमागत संख्या होती हैं तो जो बीच संख्या होती है, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें 3 है 4 है 5 है, अगर हमें बीच संख्या निकालना है, चूँकि हमें जो है 3 अंतिम पहली और तीसरी का योगफल दिया गया है, कुछ संख्या पे 28 चुकी है, 20 का उस पर हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगर दोनों का योगफल निकालते हैं हम, ठीक है, अगर पहली और तीसरी का योगफल निकालते हैं 5 3 8 मिलता है हमको। तो अगर हम 8 में 2 से भाग दे दें, ठीक है, 2 से भाग दे दें, तो देखिए आपको जो है फिर बीच वाली संख्या 2 चौका 8, 4 यहाँ पे जो 4 यहाँ मिल रही है हमारी, जो 4 चुकी 4 दूसरी संख्या इसमें है, तो 4 मिल जा रही है। तो इस पर स्टूडेंट जो है हम जब निकालेंगे तो यहाँ इसका आंसर में तो दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर हमारी मिल जाएगी। आप देखिएगा ठीक है, चूँकि दोनों का योगफल 28 है, जैसे यहाँ पे योगफल 8 हो रहा था पहले तीसरी का, यहाँ पे 28 है। अगर 28 2 से भाग देंगे स्टूडेंट तो हमें फिर मिल जाएगी 2 1 कम 2 2 चौका 8। तो संख्या जो स्टूडेंट जो संख्या दूसरी मिली है वो 14 है। तो इसका मतलब पहली संख्या होगी 13 होगी, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत संख्या दी गई है। तो जो पहली दूसरी तो यही 14 है, और जो तीसरी संख्या होगी वो 15 होगी, ये तो 13 14 15। ठीक है, आप देख लीजिए दोनों को अगर पहली और तीसरी को जोड़ेंगे तो 13 15 28 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आंसर हमारा। तो तीनों संख्या स्टूडेंट्स ये हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये चौथा प्रश्न है, ये 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए इसे हल करते हैं आप। चूँकि स्टूडेंट देखिए आप पहली संख्या हमको नहीं पता है, और दूसरी संख्या मतलब मध्य संख्या जो हमारी दूसरी है 39 है, और यहाँ पे जो तीसरी है वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे देखें, तो चूँकि इसके जो तीनों क्रमागत संख्याएं हैं, चूँकि हम जानते हैं कि क्रमागत संख्या जो है एक क्रम से होती हैं, मतलब कि आगे पीछे संख्याओं में एक का अंतर होता है।
तो जो उसकी पहली संख्या जो होगी तो लिखेंगे पहली संख्या, जो पहली संख्या स्टूडेंट यहाँ पे होगी वो होगी इससे एक कम 39 में आप जो है एक घटा लीजिए, कितना मिलेगा 38, ठीक है। और दूसरी संख्या तो हमारी 39 है, ठीक है। और तीसरी, जिसको हम तीसरी ढूंढेंगे तो तीसरी जो है 39 में एक जोड़ेंगे तब जो है हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे लिखते हैं फिर 39 + 1, ठीक, तो हमें मिलता है फिर 40। तो इसमें हमारा ये जो संख्या हमारी संख्या हो जाएगी, तो लिख देते हैं संख्याएं इक्वल होंगी, पहली संख्या होगी 38 38, दूसरी 39, ठीक है, तीसरी 40। तो इसमें ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। स्टूडेंट्स जो ये 5वां प्रश्न है इससे रिकॉर्डिंग थोड़ी सी हमसे गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। हम आपको ऐसे बता देते हैं, देखिए जिससे इसमें कहा गया प्राकृत संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसमें स्टूडेंट देखिए प्राकृत संख्याएं जो है एक शुरू होती हैं 1 2 3 4 5 से, ठीक है। हम जानते हैं कि आपको इसके पहले हमने बताया है कि अगर प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो जो प्राकृत संख्या होती है वह फिर पूर्ण संख्या का समूह बन जाती है। तो स्टूडेंट जो हमारा आंसर होगा इसमें 5वें में शून्य होगा, मतलब शून्य को शामिल करने पर प्राकृत संख्याओं में वो पूर्ण संख्या को संग्रह बन जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो आपका अभ्यास आएगा 2B जो अभ्यास आएगा उसमें जो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म का जो है अभ्यास होगा 2B में। तो हम आपको बताते हैं कि कुछ जो पूर्ण संख्याओं पर जो गुणधर्म होते हैं कुछ कैसे क्या होते हैं। देखिए पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म, देखिए पहला होता है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण क्या है स्टूडेंट्स, इसमें कहा जाता है ये है कि अगर जैसे दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक पूर्ण संख्या ही होती है, जैसे 4 और +0 ले लीजिए, आप इनको जोड़ेंगे, चूंकि ये भी पूर्ण संख्या है ये भी पूर्ण संख्या है, जब जोड़ेंगे तो आंसर जो हमारा होगा वो 4 होगा, जो कि ये भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। मतलब इससे पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे हम तो हमें जो संख्या मिलती है वो पूर्ण संख्या ही मिलती है, तो इसे कहते हैं संवरक प्रगुण, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का संवरक प्रगुण यही है, केवल पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिल जाए तो इसे हम कहेंगे संवरक प्रगुण, ठीक है। तो इसका मतलब है कि योग पर जो है यहाँ लिख सकते हैं योग पर संवरक प्रगुण, योग पर संवरक प्रगुण लागू होता है, संवरक प्रगुण कार्य करता है। जबकि देखेंगे जो है घटाने पर संवरक प्रगुण कार्य नहीं करता है। आप देखेंगे जैसे 4 माइनस आप 5 करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। देखिए चूंकि उल्टा घटा रहे हैं जो हमारा आंसर माइनस, अब जो कि ये संख्या जो माइनस आया है, ये जो संख्या ऋणात्मक आई है हमारी संख्या, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक संख्या है, जो हमने आपको पहले बताया था पूर्णांक होती क्या होती है। तो ये पूर्णांक संख्या है, जो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। तो स्टूडेंट्स पूर्ण संख्याओं, तो स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि योग संक्रिया पर संवरक प्रगुण लागू होता है, ठीक है। योग का संवरक प्रगुण केवल योगफल पे ही लागू होता है, घटाने पर नहीं लागू होता है। अब आते हैं हम योग का क्रम विनिमय नियम पर। देखिए आपको क्रम विनिमय योग का तत्समक और क्रम विनिमय यहाँ पे स्टूडेंट्स, और यह है सहचर प्रगुण, आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है कि क्या क्रम, किसे कहते हैं क्रम विनिमय, किसे कहते हैं सहचर प्रगुण, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जैसे जो क्रम विनिमय नियम है ये है 2 संख्याओं पर लागू होता है। जैसे 4 + 5 जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब इसका क्रम बदल दीजिए, जो हमारी संख्याएं 4 और +5 हैं, आप यहाँ पे 5 + अगर 4 करेंगे तो क्या मिलता है, तब भी 9 मिलता है, ठीक। तो इसे कहते हैं कि मतलब कि योगफल पे पूर्ण संख्याओं के योगफल पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 + 9 ले लीजिए तब भी 14 होता है। तो इससे कहते हैं स्टूडेंट्स जो है योग पूर्ण संख्याओं पर योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, इसके साथ बता देते हैं आपको कि जो है पूर्ण संख्याएं में घटाने पर क्रम विनिमय नियम नहीं कार्य करता है। जैसे देखिए 9
-4 कितना होता है, 5 होता है। 4 माइनस 9 लिखते हैं यहाँ पे, 4 माइनस अगर 9 लिखेंगे तो हमें जो मिलेगा फिर वहाँ पे -5 लिखे मिलेगा। देखेंगे आप, यहाँ पहले मिला था हमको -9 -4 5 मिला था +5, और जो है 4 -9 मिल रहा है हमको -5। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों चीज़ सेम चीज़ें नहीं, यहाँ पे मतलब कि घटाने के पूर्ण संख्या में घटाने पर क्रम में नियम लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जहाँ पे क्रम बदलने पर मान में अंतर ना आए तो उसे कहते हैं क्रम में नियम। ठीक है, अगर मान में अंतर आ जाए तो फिर जो मतलब होता है क्रम में नियम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला तथ्य रहता है स्टूडेंट्स, ये है योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव मतलब कि किसी संख्या में क्या जोड़ दें हम कि उसके जो संख्या है उसके मान में कोई अंतर ना आवे। तो संख्या क्या है, शून्य है। और किसी भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन सॉरी यहाँ उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये उसका फिर आंसर क्या होगा इसका मतलब होता है कि योग का तत्समक अवयव क्या है। अवयव मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे तत्व, वह कौन सी चीज़ है जो जिसे किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर हमें वही पूर्ण संख्या मिलती है, उसे कहते हैं तत्समक अवयव। ठीक है, जैसे 9 में जोड़ेंगे शून्य हम तो कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो संख्या में 9 थी, संख्या फिर हमको यही मिली। तो स्टूडेंट यहाँ पे कहा जाता है कि योग का तत्समक अवयव क्या है, शून्य है। क्या है अवयव, शून्य। ठीक है, ये इसका आंसर ये है। आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ये तथ्य है एक कि योग तत्समक अवयव यह शून्य होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है अब अगला पद आता है कि योग का साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण क्या होता है, आपने देखा था स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे कि योग का जो क्रम नियम था, क्रम नियम था कि मतलब कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 9, तो या दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या बराबर 9, मतलब कि संख्याओं के क्रम बदलने पर उनके मान में अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार से जो साहचर्य प्रगुण होता है 3 संख्याओं पर काम करता है, मतलब कि जैसे 4 + 5 + 6 लीजिए। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 + 5 9 + 6 कितना आया, 15। अब फिर अगर हम देखिए इनमें क्या होता है कि पहले दो संख्याएं को जोड़ करके तीसरी संख्या जोड़ें। ठीक है, तो जो आता है वही चीज़ हमें फिर पहली संख्या में अंतिम 2 संख्याओं का योगफल जोड़ें तब भी वही संख्या में मिलती है। देखिए 4 + 11 4 5 11 11 11 4 15। तो स्टूडेंट्स जिससे हमारा मतलब क्रम नियम जो क्रम मिलने का नियम था उसी तरह से यहाँ पे साहचर्य प्रगुण का नियम है। क्रम नियम केवल 2 संख्याओं पर प्रयोग था, या जो साहचर्य प्रगुण में है साहचर्य में 3 संख्याओं का प्रयोग है स्टूडेंट से, कि इसमें होता है कि पहली 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ते हैं तो जो संख्या मान मिलता है वही मान अंतिम 2 संख्याओं के योगफल और पहली संख्या के योगफल में मिलता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होता है साहचर्य प्रगुण। और आइए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं अभ्यास 2B का प्रश्न। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे भी पूर्ण संख्याओं को यहाँ पे संख्या रेखा पर दिया गया है, इनका जो तथ्य है वो है योगफल पर। ठीक है, तो अब इन्हें कहा जा रहा है कि संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक है, योग चूँकि देखिए यहाँ से हमें मिला है कि 0 से 4 तक और 4 फिर 5 और जोड़ा गया है। ठीक है, लिखेंगे पहले 0 से, देखिए पहले रेखा हमारी उठ करके 0 से उठती है और 4 की जगह पर गिरती है, तो लिखेंगे यहाँ पर फिर 4 स्टूडेंट्स। ठीक, उसके बाद फिर देखिए 4 से कितने खाने आगे जाती है, कितने स्टेप, 1 2 3 4 5, तो इसमें यहाँ पे हमारा आया है 9 तक। ठीक है, तो 5 स्टेप जा करके यहाँ पे 9 गिरती है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर सीधा हम 5, तो ये अब जोड़ेंगे 4 5 हो जाएगा कितना, 9। तो इसमें इस प्रकार से 4 और +5 बराबर पूरा हो गया यहाँ पर 9। तो ये है आपका स्टूडेंट्स आंसर। ठीक, ठीक है, अब देखिए इसी साथ दूसरा इसका खंड देखिए ये है, इसमें भी वही है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ठीक है, साथ में दोनों सवाल हैं। अब देखिए आप 0 से उठ करके रेखा जा रही है पहले 5 पर, तो यहाँ लिखते हैं फिर 5 इसलिए, और उसके बाद फिर प्लस फिर 5 से देखिए कितने स्टेप आगे जा रही है, 1 2 3 4 5 6 स्टेप, तो 6 लिखते हैं। ठीक है, तो इसका अब जब 5 और 6 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा फिर कितना, 6 5 11, यहाँ तो इसलिए यहाँ से स्टूडेंट्स इसे लिखते फिर 11 इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये है इस संख्या रेखा के योग का तथ्य।
ठीक है। आइए सुन लेते हैं ये दूसरा प्रश्न। ये निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक है, इसमें है 5 + 4 = 9। ठीक है, आप देखिए, आपसे एक पटरी से या स्केल से एक लाइन खींचिए और लाइन को जो है बराबर 10-12 भागों में आप बांट लीजिए। ठीक है, एक सेंटीमीटर आप देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, आपको इससे आसानी हो जाएगी बराबर भागों में बांटने पर। ठीक है, ठीक, अब जो है आप जीरो शुरू कर लीजिए। आप पहले संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ पे आप 0, यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले लीजिए, 10 तक। ठीक है, अब देखिए, चूंकि पहली संख्या है 5, ठीक है, इसलिए आप 0 से उठा करके आप जो है पटरी से 5 तक ले जाइए पहली बार में, यहाँ पर 5 तक। ठीक है, उसके बाद फिर 5, फिर उसके बाद लिखा है कि 5 + 4, तो इसका फिर 4 अवखाने, और मतलब कि देखिए आप जो है 0 से 5 तक ले गए हैं। पहली संख्या हमारी 5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे तीर लगाइए आगे की तरफ, दाएं तरफ जाते हुए उसे तीर। ठीक है, इसका निशान लगा लीजिए। अब इसका देखें 5 है, तो 5 + 4 है, तो इसके बाद फिर 4 स्टेप और आगे जाइए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 9 तक। ठीक है, 9 के पहले तक जो है एक रेखा खींच लीजिए लगभग यहाँ तक। ठीक है, अब इसको भी यहाँ पे 9 से मिलाइए ऐसे तिरछा करके। ठीक है, ताकि आप हमारी ये लाइन दोनों अलग अलग रहे दिखे यहाँ पे। ठीक, इसलिए हमें इसे अलग करना पड़ता है। ठीक, अब देखेंगे 5 खाना + 4, 5 4, हम कहाँ पहुँच गए 9 पर। ठीक है, तो हमें दिखाता है कि 5 + 4 जोड़ने पर संख्या रेखा पर हमें 9 मिलता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसे दोनों को इकट्ठा करके, दोनों रेखंडों को इकट्ठा करके हमें फिर से इस तरह बना लेना है। ठीक है, ऊपर से फिर दोनों को जोड़ लेना है, तो हमारा फिर जो है संख्या रेखा पर दिखाएगा 5 + 4 का योगफल। ठीक है, ये तो ऊपर जाते हुए तीर, यहाँ पे नीचे जाते हुए तीर लगाइए चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट्स। ठीक, देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा खंड है 0 + 5 = 5 को दिखाना संख्या रेखा पर। ठीक है, हमने यहाँ पे संख्या रेखा पहले बना लीजिए है ताकि हमारा समय बच जाए। ठीक है, वीडियो लंबा ना बने, तो इसलिए अब देखें संख्या रेखा बनाने के बाद क्या करेंगे आप, पहले 0 है तो यहाँ पे 0 से एक लाइन खींच कीजिए। ठीक है, ये ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से देखिए +5 है, तो यहाँ 0 उठाइए, 0 से इस तरह उठाएंगे। ठीक है, अब 5 तक आप ले जाइए। ठीक, इस सीधी पट्टी सीधी करके एक रेखा खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ले करके यहाँ पे 5 में मिला देंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये 0 है, 0 संख्या 0 मिल रही है हमें, और ये है, ये जा रही है 5 तक। ठीक है, तो हमें फिर मिला है 0 + 5 बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ पे हम जो है, तो इसके बाद फिर यहाँ से सीधी लाइन खींच करके दोनों को ऊपर से मिला लेंगे। ठीक, तो ये हमारा दिखाता है कि संख्या रेखा पर 0 + 5 = 5 ही होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका आंसर। ठीक, अब देखिए तीसरा खंड इसका, इसमें 2 + 3 + 4, ठीक है, = 9 है। तो आप देखेंगे पहले संख्या रेखा बना ली है हमने। ठीक है, संख्या रेखा पर बना करके यहाँ पे आप संख्या दर्शाइए इस तरह से, 0 से लेकर के 9 10 तक, यहाँ तक 11 12 तक कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखें इस बाद में आप 0 से, चूँकि पहली संख्या 2 है तो इसलिए हम ले जाएंगे पहले 0 से 2 तक। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स हो जाएगी 0 से 2 तक संख्या रेखा। ठीक है, अब फिर स्टूडेंट 2 से फिर 3, यहाँ से 2 के बाद फिर 3 स्टेप, 1 2 3 5 तक, मतलब ठीक है इस तरह से 5, फिर 5 से जाएंगे स्टूडेंट कहाँ तक, फिर 9 तक, 4 मतलब यहाँ से 4 खाने और 1, यहाँ से 1 2 3 4, तो हम पहुँच जाते हैं 9 पर। ठीक है, तो इसलिए हम इसके बारे में 9 तक संख्या ऊपर से रेखा इस तरह खींच देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से उठाइए, यहाँ पे 2 से निकल रहा है, यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 खाने 1 2 3 मतलब 5 तक मिलाना है, 5 मान लीजिए यहाँ पे।
ठीक है। अब 2 + 3 हो गया, अब +4 यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 यहाँ 9 पे आ जाएगा, ये 5 निकला है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है 2 + 3 + 4 खाने में आने पर हमें मिलता है पूरा 9। तो ये हमारा संख्या रेखा पर 2 + 3 + 4 का योगफल का तथ्य प्रदर्शित हुआ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप दोनों 0 पे एक लाइन खड़ी कीजिए और 9 पे दोनों को फिर रेखाओं को ऊपर से सिरों से मिला लीजिए। ये आपका यहाँ पे एक तीर लगाइए ऊपर तरफ जाती हुई, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आगे तरफ जाती हुई, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए तीर लगाइए, तीर का चिन्ह, ठीक है। तो ये आंसर आपका स्टूडेंट्स का तरह से आ गया, ठीक। आइए स्टूडेंट देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देखेंगे यहाँ देख रहे हैं 345 + 789 बराबर है इनपुटी बॉक्स खाली बॉक्स है और प्लस 345 है, ठीक। अब देखें यहाँ पे 345 यहाँ पर है, 345 यहाँ पर है, ठीक है। अब चूँकि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, बाएं साइड भी, बाएं पक्ष भी और दाहिना पक्ष भी दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये क्रम, इसमें जो है क्रम बदला है, जो क्रमबेम नियम से इस क्रम बदल गया है बस। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें इसे बराबर करना है तो यहाँ पे 789 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 357 में है, ठीक है। तो इसका मतलब इसे यहाँ पे 789 ऐसे भर दीजिए आप, ठीक। अगला देखिए 2889 2889 प्लस 0 है। तो आप समझें कि चूँकि देखिए 0 एक योग का तत्समक अवयव है, मतलब किसी पूर्ण संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या वही फिर मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी बॉक्स है यहाँ पे हम भरेंगे फिर 2889 2889, ये स्टूडेंट आपका आंसर हुआ, ठीक। अब यहाँ देखें इसमें है योग पर पूर्ण संख्याओं का समवर्ग ये है स्टूडेंट्स योग पर पूर्ण संख्याओं का सहचर प्रगुण। तो हमने आपको देखिए इसके पहले वीडियो में बताया है कि 3 संख्याओं में सहचर प्रगुण लागू होता है। ये होता है कि पहली 2 संख्याओं का योगफल प्लस तीसरी का योगफल बराबर होता है पहली प्लस अंतिम 2 संख्याओं का योगफल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मतलब कि इसमें भी क्रम में नहीं लगभग एक तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याओं में ऐसा होता है। तो इसमें मतलब कि देखिए आप यहाँ पे 456 है, 489 456 है, 789 मतलब कि जो पहली संख्या होगी हमारे पे 234 होगी, ठीक है। 234 जो पहली संख्या प्लस अंतिम 2 संख्याओं का योगफल, ये आंसर इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए, ठीक। स्टूडेंट देखते हैं चौथा प्रश्न इसका, ये है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 विभिन्न जोड़े लेकर के हमें जांच करना है, ठीक है। आप देखिए हमने इसके आप देखिए जो ये अभ्यास 2B है जहाँ शुरू हो रहा है, इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया है कि कैसे किस तरह से पूर्ण संख्याओं पर घटाने में क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका नहीं है, देखें 3 जोड़ा मतलब कुछ लीजिए जोड़े, एक जोड़े पहले जोड़ देते हैं। देखिए 7 - 4 करते हैं, कितना आता हमको मिलता है, फिर यहाँ पे मिलता है 3, ठीक है। अब इसका क्रम बदलिए, 7 और 4 का क्रम बदलेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 4 - 7, तो क्या आंसर आ रहा है -3। तो यहाँ पर देखेंगे क्रम तो पूर्ण संख्याओं पर क्रम विनिमय का नियम घटाने में की संक्रिया में नहीं पालन कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा जोड़ा एक और जोड़ा लेंगे यहाँ पे, देखिए दूसरा 9 - 3 लेते हैं तो मिलता है हमको 6, ठीक है। अब यहाँ पे 3 - 6 लेंगे, देखें फिर हमको -6 मिल रहा है। तो इस तरह से दूसरा बार भी सिद्ध ये हुआ कि घटाने संक्रिया पर पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं करता है। और देखिए यहाँ पे और जोड़े लेते हैं, यहाँ पे 3 जोड़े बताया लेने के लिए, ठीक। पहला हमारा ये था, दूसरा ये, तीसरा आपके लेते हैं फिर से कोई और संख्या तो लिख लेंगे, ठीक है 45 - 10, ठीक है। आप देखें क्या होगा हमारे पास, यहाँ मिलेगा प्लस में 35, यही लिखते हैं फिर 10 - 45, मतलब इसका क्रम बदल लेते हैं, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्या पर क्रम विनिमय का नियम पालन नहीं करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको मिलेगा फिर -35, जो कि यहाँ दोनों हमारा आंसर बराबर यहाँ नहीं मिल रहा है।
तो इसलिए कह सकते हैं कि जो है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने संक्रिय क्रमबीन नियम क्रमबीन में नहीं है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये अभ्यास यहाँ से पूरा होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारा वीडियो आपको आप तक जल्दी से आसानी से पहुंच जाया करे। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।